व्याकरण का विषय समास, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समास क्या होता है? समास किसे कहा जाता है? तो जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और इस मेल में उन दो पदों के बीच से योजक चिन्ह, संबंध बोधक, इस प्रकार की जो उनको संयुक्ति जोड़ती है वो संयुक्तियां समाप्त हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। तो इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक पदों के योग से संयोग को समास कहते हैं। और समास की प्रक्रिया में आए दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह और संबंध बोधक इनका लोप हो जाता है। अब हम देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद। तो समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला समास होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो आइए हम सारे के सारे 6 के 6 समास को यहाँ पर अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। तो सबसे पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास को हम देखेंगे। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस सामासिक पदों में प्रथम पद प्रधान होता है और अनन्य होता है, मतलब अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई हो सकता है। इस प्रकार के पदों को अव्ययीभाव समास कहा जाता है। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण हम देख सकते हैं। यथा शक्ति। अब इस शब्द में हम यहां देखेंगे तो ये यथा है वो क्या है? अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय है। और शक्ति क्या है? विशेषण। शक्ति क्या है? विशेषण। यथा अव्यय है, शक्ति विशेषण है। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। एक और उदाहरण हम लोग यहां पर देखेंगे। भर पेट, यहां हमने उदाहरण देखा है भर पेट। तो भर क्या है इसमें? अव्यय। और पेट क्या है? पेट होता है संज्ञा। भर पेट मतलब पेट भर के। तो इस प्रकार से जब पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आइए हम दूसरा समास देखते हैं। दूसरा समास कौन सा होता है? पहले हमने देखा अव्ययीभाव समास, ये है समास के भेद। दूसरा समास हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है? तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है जिस समास के अंतर्गत अलग अलग सामासिक पद, जो अलग अलग सामासिक पद होते हैं उसमें कारकों का लोप हो जाता है। कारक हम हिंदी व्याकरण में कारक समझते हैं, कर्ता को कर्म से, अपादान के लिए, करण के लिए, ये जो का, की, के लिए, से, में, इस प्रकार के जितने भी कारक होते हैं हिंदी में, तो इन शब्दों में कारक का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में पदों के बीच में से कारक का लोप हो जाता है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के, मतलब मुख्य रूप से 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। तो पहला तत्पुरुष समास होता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में वो होता है कि जिस सामासिक पद में कर्म कारक की जो विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को
मतलब यश प्राप्त। इसका उदाहरण क्या है? यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। तो यश को प्राप्त में से को हट गया है, यश प्राप्त बन गया है, ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष का दूसरा होता है कर्ण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का दूसरा होता है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष में कर्ण भक्ति मतलब के से के द्वारा इस विभक्ति का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण होगा आपका शोकातुर। शोकातुर शोक से आतुर, इसमें क्या है? शोक से आतुर। तो इसमें जो से आपका कर्ण तत्पुरुष समास में जो कर्ण है से उसका लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा शोक से आतुर का शोकातुर। तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान, इसमें संप्रदान कारक होते हैं को के लिए संप्रदान कारक होते हैं, इसका लोप हो जाता है। इसे हम देखेंगे विद्यालय। इसका उदाहरण है विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय। इसका समास विग्रह क्या हो गया? विद्या के लिए आलय। तो इसमें के लिए जो है आपका वो संप्रदान कारक है, तो के लिए का लोप हो गया है विद्यालय। विद्या के लिए आलय क्या बन गया है? विद्यालय। चौथा होता है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक जो होते हैं मतलब कि से, अपादान कारक होता है से, उसका लोप हो जाता है। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक से होता है, उसका लोप हो जाता है, उसे अपादान तत्पुरुष बोलते हैं मतलब कि धर्म विमुक्त। इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग धर्म विमुक्त। ये सारे उदाहरण धर्म विमुक्त मतलब धर्म से विमुक्त। इसका विग्रह हो जाएगा धर्म से विमुक्त। धर्म विमुक्त अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक क्या है? से का लोप हो गया, धर्म विमुक्त। अब पांचवा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक का, के, की, इसका, इसकी, इसके, का, के, की, ये संबंध कारक होते हैं। संबंध कारक का लोप हो जाता है संबंध तत्पुरुष समास में। इसका उदाहरण देखेंगे राम कहानी। इसका उदाहरण है राम कहानी। राम कहानी का समास विग्रह क्या होगा? राम की कहानी। मतलब यहां पर आपका संबंध कारक क्या है? की है। यहाँ की का लोप हो गया है, ये बन गया है राम की कहानी से राम कहानी। छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण के जो कारक होते में, पे, पर, में, पे, पर, इसका लोप हो जाता है। तो अधिकरण तत्पुरुष का
उदाहरण देखेंगे, कमल नयन, कमल नयन मतलब कि कमल के समान नयन, इसका विग्रह होगा कमल नयन का, कमल के समान नयन। तो के या के समान जो है वो है आपका अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से हमने देखा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इस प्रकार से हमने तत्पुरुष के सारे उदाहरण देखे। इन सभी में कारकों का लोप होता है। एक बार मैं आपको इन सभी के सामने इसके जो कारक हैं वो लिख देती हूँ, जिससे कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो कर्म में होता है को, इसमें से या के द्वारा। अगला क्या है, संप्रदान, संप्रदान में होगा को के लिए, को के लिए। संप्रदान के बाद में अपादान, अपादान में होगा से। अपादान के बाद है संबंध, संबंध में होगा का के की, का के की। अंतिम वाला तत्पुरुष समास है अधिकरण, इसमें होगा में पे पर, में पे पर। तत्पुरुष समास 6 इसके प्रकार है। कर्म तत्पुरुष समास में को, करण में से के द्वारा, है ना, शोक से आतुर, यश को प्राप्त। संप्रदान विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अपादान धर्म मुक्त, धर्म से विमुक्त। संबंध तत्पुरुष समास राम कहानी, राम की कहानी। अधिकरण तत्पुरुष समास कमल नयन, कमल के समान नयन। इस प्रकार से इसके सारे उदाहरण हमने देखे। एक बार हम सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके आगे के समास करते हैं। चलिए अब हम इसके आगे के समास करना शुरू करते हैं। हमारा तीसरे नंबर का समास है कर्मधारय समास। जब सामासिक शब्द में विशेषण विशेष्य का भाव हो, क्या हो, विशेषण या विशेष्य का भाव हो, या उपमेय या उपमान का भाव हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो मतलब कि जो पहला शब्द है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। जो पहला पद होता है आपका वो दूसरे वाले पद की विशेषता बताता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए। उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रमुख, इसका उदाहरण देखेंगे हम। चंद्रमुख मतलब कि चंद्र के समान मुख। तो यहाँ चंद्र, लेकिन दूसरा शब्द मुख्य शब्द क्या है, मुख, मुख। लेकिन मुख कैसा है, चंद्र के समान है। तो मुख की विशेषता कौन सा पद बता रहा है, पहला पद मुख की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। एक उदाहरण और देखते हैं हम, कमल नयन। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन मतलब मुख्य शब्द क्या है, पद क्या है, नयन, नयन। पर नयन कैसे है, कमल के समान है। तो जो पहला शब्द कमल है वो नयन की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से जहां पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चौथा समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, इसका जो शब्द है द्विगु, द्विगु के मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, द्विगु मतलब कि दुगना।
और दुगना हमेशा किसको किया जा सकता है? संख्याओं को, नंबरों को दुगना किया जा सकता है। तो हम संख्या और नंबर को दुगना कर सकते हैं। तो इस समास की परिभाषा यही है कि जिस समास में प्रथम पद संख्या वाचक हो, पहला पद संख्या वाला होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि त्रिलोक, इसकी उदाहरण आएंगे। त्रिलोक मतलब त्रि मतलब कि तीन लोगों का समूह त्रिलोक। चौराहा, चौ मतलब कि चार राहों का समूह मतलब कि चौराहा। इस प्रकार से आप शब्द शतक शब्द मतलब कि सात शतक। इस प्रकार से पहला पद जब संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला होता है द्वंद्व समास, समास नंबर 5। द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि झगड़ा, आपस में झगड़ा। तो द्वंद्व मतलब युद्ध। तो द्वंद्व या युद्ध या झगड़ा जो भी होता है वो हमेशा दो विपरीत के बीच में होता है। तो जैसे जो शब्द ऐसे होते हैं जो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से विपरीत होते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास के अंदर ले सकते हैं, या हम याद करने के लिए रख सकते हैं। और द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और सामासिक पद के मध्य में योजक शब्द लगा होता है और उसको विभक्त करते समय योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। मतलब मध्य में योजक चिन्ह लगा होता है और उसमें योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि हम मान लें, इसके उदाहरण है भाई बहन। तो ये क्या था? भाई और बहन। दूसरा उदाहरण मान सकते हैं दिन रात। तो ये क्या था? दिन और रात। ये दोनों ही एक दूसरे के दोनों पर प्रधान है। भाई शब्द भी इतना ही प्रधान है जितना बहन, दिन शब्द भी उतना ही प्रधान है जितना कि रात, माता शब्द भी उतना ही प्रधान है जितना कि पिता। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दो प्रधान होते हैं तो बीच में टकराव तो होता ही है। तो इस प्रकार से हम द्वंद्व समास को याद रख सकते हैं कि जब दोनों पद प्रधान होते हैं दोनों के बीच में द्वंद्व होता रहता है, इसलिए बीच से योजक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है, वो द्वंद्व समास होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए लास्ट 6 नंबर का हम लोग समास करेंगे जो कि है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिस सामासिक शब्दों में दोनों पद किसी तीसरे पद पर निर्भर करते हैं, यानी कि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, कुछ तीसरा ही उसका अर्थ बताते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ शिव। विग्रह क्या होगा? नीला है जिनका या जिसका कंठ शिव। तो नील शब्द और कंठ और नीला, ये दोनों ही चीजें किसकी तरफ इशारा कर रही है? किसी तीसरे पद की तरफ, तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रही है, जो कि क्या निकल के आ रहा है? उसका अर्थ शिव निकल के आ रहा है। दूसरा उदाहरण हम एक और देख सकते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब कि चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी। चार भुजाएं वाले कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु। इस प्रकार से चतुर मतलब चार, भुज मतलब कि भुजाएं। तो चार और भुजा दोनों ही पद मिलकर जो अर्थ इंगित कर रहे हैं
वो हो रहा है विष्णु। इस प्रकार से जहां प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग एक बार जो हमने पूरा पढ़ा है समास, सभी प्रकार के समासों के भेद, इन सभी की हम एक बार परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखेंगे। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। दूसरा, समास के भेद 6 होते हैं। सबसे पहले की बात करेंगे हम अव्यय भाव। अव्यय भाव समास, इसकी परिभाषा होगी जिस सामासिक पदों में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है, जिन सामासिक पदों में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है तथा दूसरा पद इसमें क्या होता है, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण होता है। संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण होता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अव्यय भाव के समास के बाद, चलिए पहला अव्यय भाव समास की परिभाषा हमने लिखी। अगला हम लिखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है कि जिन सामासिक शब्दों के बीच में कर्म से लेकर अधिकरण तक के, जिन सामासिक शब्दों के बीच में कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारकों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 और प्रकार होते हैं जो कि हमने अभी बोर्ड पर लिखे थे, अभी समझे थे। आई होप आप लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला होता है हमारा कर्मधारय समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जब सामासिक शब्दों में विशेषण विशेष्य का भाव हो, जब सामासिक शब्दों में विशेषण
विशेष्य का भाव हो, साथ ही या उपमेय या उपमान का भाव हो, या उपमेय या उपमान का भाव हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दोनों के स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए चौथा समास होता है हमारा द्विगु समास। चौथा होता है द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, विशेष्य हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इन पदों के मध्य योजक शब्दों का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास के बाद में अंतिम समास आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस सामासिक शब्दों में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जिस सामासिक शब्द में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इन सभी समास की परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लें। आज के वीडियो में हमने समास पूरी तरह से पढ़ लिया, उसकी परिभाषाएं, उसके उदाहरण, उसके प्रकार